साल 2020 में अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनमें से 2 अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर रिसर्च की थी कि किस तरह से बैंकिंग क्षेत्र का फेल होना किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। और हाल ही में हमें इसका एक ताजा उदाहरण भी देखने को मिला है। हाल ही में अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक पूरी तरह से विफल हो गया है और अमेरिका की फेडरल सरकार द्वारा बैंक को अपने अधिग्रहण में ले लिया गया है, जिसके बाद से कई लोग इस तरह की चिंताएं जाहिर कर रहे हैं कि क्या इस बैंक के विफल होने से हमें 2008 जैसी मंदी की कोई स्थिति या फिर कोई आर्थिक संकट देखने को मिल सकता है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से जुड़े तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम सिलिकॉन वैली बैंक के संकट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस विफलता का कारण क्या रहा है और अभी भी बैंक में किस तरह की समस्याएं मौजूद हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि क्या इस पूरी स्थिति की वजह से साल 2008 जैसा कोई संकट देखने को मिल सकता है और साथ ही भारत का इस पूरे संकट पर क्या प्रभाव होगा उसको भी समझेंगे और अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है वो मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सिलिकॉन वैली संकट को समझने की, इसको जानने की कोशिश करते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें तो ये पूरा बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में टेक स्टार्टअप्स के लिए काम करने वाला एक बैंक है। यानी ये पूरा बैंक मुख्य तौर पर उन स्टार्टअप कंपनियों के लिए काम करता है जो कि टेक सेक्टर से जुड़ी हुई हैं और इस पूरे बैंक को मुख्य तौर पर साल 1983 में गठित किया गया था। और यहां से हमें ये पता चलता है कि ये जो पूरा बैंक था ये कोई नया बैंक नहीं था, बल्कि ये बहुत पुराना बैंक था और इस पूरे बैंक ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत सारी स्थितियों को देखा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखा था, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक ये मजबूती से खड़ा रहा। लेकिन आखिर 2023 में ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा बैंक अपनी असफलता की कगार पर आ गया, विफलता की कगार पर आ गया, उसी को आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें तो क्योंकि दुनिया भर में जो टेक उद्योग है वो सबसे उभरते उद्योगों में से एक है, तो ऐसे में ये जो सिलिकॉन वैली बैंक था ये इसी टेक उद्योग को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता था। बैंकिंग सेवाएं जैसे उनका पैसा जमा करना, यानी जो टेक स्टार्टअप थे वो इस बैंक में आकर अपना पैसा जमा कर सकते थे, इस बैंक से आकर वो ऋण भी ले सकते थे, उधार भी ले सकते थे। इसके अलावा ये जो बैंक था वो उन टेक स्टार्टअप्स के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी मदद करता था। तो जाहिर तौर पर ये एक संपूर्ण जो फाइनेंशियल सेवाएं हो सकती हैं वो सेवाएं प्रदान करता था। लेकिन वर्तमान समय में ये जो पूरा बैंक है ये बहुत गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और इसी वित्तीय संकट की वजह से इस बैंक ने खुद को डिफॉल्ट यानी दिवालिया भी घोषित कर दिया है। डिफॉल्ट घोषित किए जाने का मतलब ये है कि इस बैंक के पास अब अपने ग्राहकों का पैसा लौटाने की क्षमता भी मौजूद नहीं है और इसी की वजह से अमेरिका की फेडरल सरकार द्वारा अब इस पूरी स्थिति में हस्तक्षेप किया गया है, इंटरवेंशन किया गया है और अमेरिका के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा इस पूरे बैंक को अपने अधीन ले लिया गया है, इस पूरे बैंक का अधिग्रहण कर लिया गया है। यानी अब इस बैंक का जो प्रबंधन है उसके पास इस बैंक से जुड़े हुए निर्णय लेने की कोई भी क्षमता मौजूद नहीं है। इसके अलावा सिलिकॉन वैली बैंक की विफलता को लेकर एक दिलचस्प बात यह भी कही जा रही है कि ये जो पूरी बैंक की विफलता है ये विफलता साल 2008 में जो वॉशिंगटन म्यूचुअल नाम की जो बैंक था उस बैंक की विफलता के बाद अमेरिका में अब ये दूसरा सबसे बड़ा बैंक है जो कि विफल हुआ है। और यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि साल 2008 में जब अमेरिका का ये वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक डिफॉल्ट हुआ था तो इसकी वजह से हमें अमेरिका में एक बहुत बड़ी मंदी देखने को मिली थी और उस मंदी का प्रभाव अमेरिका के अलावा दुनिया की तमाम दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर भी देखने को मिला था। तो ऐसे में कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या ये जो वर्तमान समय में हमें संकट देखने को मिला है इस संकट का प्रभाव भी हमें दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो ये तो संकट की बात हुई, हमने संकट को समझने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरी विफलता के
कारणों को समझने की बात करते हैं। इसको आखिर ये पूरी स्थिति यहाँ पर पहुंची कैसे, ऐसे ये स्थिति आई कहां से, उसके कारणों को जानने की कोशिश करें तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है कोविड-19 महामारी की समाप्ति के बाद से। जब कोविड-19 महामारी समाप्त हुई तो इसके बाद दुनिया भर में जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी। इसकी वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं बहुत नीचे जा रही थी। ऐसी स्थिति को देखते हुए अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा मांग में बढ़ोतरी करने के लिए ब्याज दरों को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। ब्याज दरें जो थी, जो इंटरेस्ट रेट था, वो लगभग शून्य के स्तर पर आ गया था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऋण लेने के लिए प्रेरित किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोन लेने के लिए प्रेरित किया जा सके, और लोन की वजह से अर्थव्यवस्था में लोगों को खर्च करने के लिए प्रेरित किया जा सके, और जब खर्च होगा तो इसकी वजह से डिमांड में भी बढ़ोतरी होगी। अब इस पूरी स्थिति का प्रभाव, इस पूरे निर्णय का प्रभाव हमें स्टार्टअप सेक्टर पर भी देखने को मिला। स्टार्टअप को भी इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ और स्टार्टअप में ज्यादा से ज्यादा पैसे निवेश किए जाने लगे। अब स्टार्टअप्स के पास जब ज्यादा पैसे आ गए तो उन्हें पैसा कहीं ना कहीं तो रखना ही था। तो जो टेक स्टार्टअप थे वो सिलिकॉन वैली बैंक के पास गए, उन्होंने अपना पैसा उस बैंक में जमा कर दिया। और आंकड़ों से भी हमें कुछ ऐसा ही पता चलता है। साल 2020 से साल 2022 के आंकड़े ये बताते हैं कि इस पूरी अवधि के दौरान सिलिकॉन वैली बैंक में जो डिपॉजिट अमाउंट था, उस डिपॉजिट अमाउंट में 3 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। यानी अमाउंट में 300% की बढ़ोतरी हुई थी। तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा अमाउंट सिलिकॉन वैली बैंक के पास पहुंच गया था। तो वैसे में बैंक के पास एक दुविधा ये थी कि आखिर जो पैसा बैंक के पास आया है उस पैसे का किया क्या जाए। तो उनके पास 2 विकल्प मौजूद थे। पहला विकल्प ये था कि उस पैसे को लोन के तौर पर बैंकों को दे दिया जाए, और दूसरा विकल्प ये था कि उस पैसे को निवेश कर दिया जाए। लेकिन यहाँ मुश्किल ये थी कि ये जो लोन वाला ऑप्शन है ये बहुत फीसिबल नहीं था, क्योंकि जो स्टार्टअप्स थे उन स्टार्टअप्स के पास पहले से ही पैसे मौजूद थे। उन्हें ऋण की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास वेंचर कैपिटल का सोर्स मौजूद था। तो ऐसे में सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का विकल्प चुना, और यहीं से पूरी समस्या की शुरुआत होती है। क्या थी समस्या? तो समस्या और सबसे बड़ी गलती ये थी सिलिकॉन वैली बैंक की कि उन्होंने जो अधिकांश पैसा निवेश किया, वो अधिकांश पैसा जो निवेश किया गया वो दीर्घकालीन सरकारी बॉन्ड्स में किया गया, यानी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश किया गया। अब ये जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, इनमें यील्ड बहुत ज्यादा होता है। यील्ड मतलब इन बॉन्ड्स पर जो लाभ मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इन पूरे बॉन्ड्स के साथ एक समस्या ये होती है कि ये जो पूरे बॉन्ड हैं ये अपने साथ बहुत सारा खतरा लेकर आते हैं। इनमें जो जोखिम रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो और आपके पास उस पैसे को खर्च करने की क्षमता भी मौजूद हो, तभी आप इस तरह के बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। लेकिन जो सिलिकॉन वैली बैंक था उसने इस पहलू पर विचार नहीं किया और सीधे इस तरह के बॉन्ड्स पर निवेश कर दिया। तो ऐसे में सिलिकॉन वैली बैंक में हमें एक इम्बैलेंस, एक असंतुलन की स्थिति देखने को मिली। असंतुलन की स्थिति का मतलब, तो इसका मतलब ये था कि सिलिकॉन वैली बैंक के पास जो पैसा मौजूद था वो एक तरफ तो इसकी लायबिलिटी था और साथ ही वो अल्पकालिक भी था। दोनों शब्दों का क्या मतलब है? तो लायबिलिटी का मतलब ये है कि सिलिकॉन वैली बैंक का ये उधार था अपने ग्राहकों की ओर से, और आगे चलकर सिलिकॉन वैली बैंक को ये उधार अपने ग्राहकों को चुकाना था, क्योंकि ग्राहकों ने पैसे जमा किए थे। और इसके अलावा ये अल्पकालिक भी था। अल्पकालिक होने का मतलब ये है कि जो ग्राहक थे सिलिकॉन वैली बैंक के, जो स्टार्टअप थे, वो कभी भी बैंक के पास आकर अपने पैसे की मांग कर सकते थे। लेकिन दूसरी ओर सिलिकॉन वैली बैंक ने जो पैसा इन्वेस्ट किया, जो निवेश किया, वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में किया गया। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर एक असंतुलन देखने को मिलता है। हालांकि कई जानकार ये भी बताते हैं कि अधिकांश बैंकों में यही स्थिति देखने को मिलती है। अधिकांश बैंकों में हमें इस तरह का इम्बैलेंस कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाता है। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक के साथ जो सबसे विशेष हुआ, जो सबसे बड़ी घटना ये हुई कि जो उस समय जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक था, उसने अमेरिका में बढ़ती महंगाई को देखते हुए, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व बैंक था जब उसने ब्याज दरों में कमी की थी, तो इसकी वजह से अमेरिका में जो इन्फ्लेशन था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तो ऐसे में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात की जाने लगी, और इसके उपाय के तौर पर फेडरल बैंक द्वारा अपनी ब्याज दरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई। और ब्याज दरों में बढ़ोतरी का जो सरकारी बॉन्ड पर प्रभाव होता है, सरकारी बॉन्ड के यील्ड पर जो प्रभाव होता है, वो लगभग नकारात्मक होता है, लगभग उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब ये है कि जब फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है
तो इसकी वजह से जो सरकारी बॉन्ड यील्ड होता है वो कम हो जाता है, और इसका उल्टा भी होता है, यानी कि जब ब्याज दरों में कमी की जाती है तो सरकारी बॉन्ड पर जो यील्ड मिलता है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई थी, तो ऐसे में यील्ड कम हो जाता है, और यील्ड के कम होने से, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक ने इन्हीं सरकारी बॉन्ड्स में निवेश किया था और इन पर जो रिटर्न आ रहा था वो अब कम हो गया, तो रिटर्न के कम होने की वजह से बैंक को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। और बैंक को जब नुकसान होने लगा, ऐसी स्थिति में भी बैंक के पास विकल्प ये था कि बैंक अपना लंबे समय तक इंतजार कर सकता था, दीर्घ काल तक इंतजार कर सकता था, और जब उसका नुकसान कम हो जाता तो वो अपने बॉन्ड्स को बेचकर ग्राहकों का पैसा चुका सकता था। लेकिन ये जो फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई थी, इसका एक दूसरा प्रभाव भी हुआ। दूसरा प्रभाव ये हुआ कि ऐसी स्थिति में स्टार्टअप्स के लिए पूंजी कम पड़ने लगी, क्योंकि जो पहले निवेशक थे वो बैंकों से पैसे उधार लेकर स्टार्टअप्स में निवेश कर रहे थे, लेकिन अब बैंकों के पास भी पैसे नहीं बचे। अब बैंकों में जो ब्याज दर थी वो महंगी होने लगी, तो ऐसे में स्टार्टअप्स के पास भी पूंजी की कमी आने लगी। तो ऐसे में क्योंकि ऋण जो है वो महंगा हो गया था, तो इस पूरी स्थिति में स्टार्टअप्स के लिए दैनिक गतिविधियों को चलाने के लिए पैसा कम पड़ने लगा। अब जब स्टार्टअप्स के पास पैसा कम हुआ तो वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे सिलिकॉन वैली बैंक के पास, क्योंकि उन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक में पहले अपना पैसा जमा कर रखा था। तो वो स्टार्टअप्स गए सिलिकॉन वैली बैंक के पास, और बैंक तो पहले से ही नुकसान का सामना कर रहा था। तो ऐसे में बैंक ने अपने ग्राहकों का पैसा चुकाने के लिए नुकसान दर पर, बहुत कम दर पर अपने सरकारी बॉन्ड को बेचना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से बैंक को और ज्यादा नुकसान होने लगा। और ये नुकसान एक समय पर आकर इस स्तर पर पहुंच गया कि बैंक के पास अपने ग्राहकों का पैसा चुकाने की क्षमता भी समाप्त हो गई, और अंततः बैंक डिफॉल्ट कर गया। और इसकी वजह से अब वहां पर फेडरल सरकार द्वारा, जो वहां की संघीय सरकार है, उस सरकार ने अब इस बैंक में, इस पूरे संकट में इंटरवेंशन किया है और बैंक को अपने अधीन ले लिया है। तो ये तो इस पूरी स्थिति के कारणों की बात हुई। अब यहाँ पर इस पूरी घटना के बाद इस पूरे बैंक की जो स्थिति है, इस पूरे बैंक की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं समाप्त नहीं हुई है। जानकारों का कहना है कि अभी भी इस पूरी स्थिति में दो समस्याएं मौजूद हैं। पहली समस्या ये है कि इस पूरे बैंक में जो राशि थी, जो अमाउंट था, वो बहुत ज्यादा बड़ा था, क्योंकि इस पूरे बैंक के जो ग्राहक हैं, वो ग्राहक या तो स्टार्टअप हैं या फिर टेक उद्योग हैं। तो ऐसे में इन स्टार्टअप और टेक उद्योगों ने इस पूरे बैंक में बहुत बड़ी धनराशि जमा कर रखी थी। लेकिन इस पूरे विषय का दूसरा पहलू ये है कि अमेरिका में सरकार द्वारा केवल $2.5 लाख तक ही राशि को बीमा किया जाता है, इतनी राशि पर ही इंश्योरेंस दिया जाता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स थे, इन स्टार्टअप्स ने इस पूरे बैंक में इससे ज्यादा अमाउंट निवेश कर रखा था, इससे ज्यादा अमाउंट जमा कर रखा था। तो ऐसे में ऐसे आंकड़े ये भी बताते हैं कि इस पूरे बैंक में 85% ग्राहक ऐसे हैं जो बीमा के दायरे में नहीं आते हैं। तो ऐसे में इन ग्राहकों के लिए अपने पैसे को खो देने का डर सबसे बड़ा है। पैसों के डूब जाने की आशंका जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी बताई जा रही है। इसके अलावा इस पूरी स्थिति में सिलिकॉन वैली बैंक के पास सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि बैंक को खरीदने के लिए कोई ग्राहक मौजूद नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसी जब स्थिति आती है, जब कोई बैंक डिफॉल्ट करता है, तो उस छोटे बैंक को खरीदने के लिए कोई बड़ा बैंक सामने आता है। लेकिन अभी तक अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदने के लिए कोई भी बड़ा बैंक सामने नहीं आया है। तो ऐसे में यदि कोई बैंक सामने नहीं आता है और सिलिकॉन वैली बैंक को नहीं खरीदा जाता, तो उसके ग्राहकों के लिए पैसे प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये तो समस्याओं की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और हम उस सवाल पर बात करते हैं कि क्या इस पूरी घटना की वजह से हमें साल 2008 जैसी कोई मंदी, कोई संकट देखने को मिल सकता है। तो अधिकांश जानकारों का कहना है कि इस पूरी घटना की वजह से हमें ऐसा कोई संकट देखने को नहीं मिलेगा। 2008 जैसा कोई संकट नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो वैसे तो एक बहुत बड़ा बैंक है, 18वें नंबर पर आता है अमेरिका में, लेकिन इसके बावजूद भी सिलिकॉन वैली बैंक केवल जो अपनी सेवाएं देता है वो टेक स्टार्टअप को देता है और टेक उद्योग को देता है। तो ऐसे में जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के केवल कुछ विशेष हिस्से तक ही सीमित है। तो ऐसे में इस पूरी घटना का प्रभाव हमें अमेरिका की समग्र अर्थव्यवस्था पर देखने को नहीं मिलने वाला है, जैसा हमें 2008 में देखने को मिला था। हालांकि कई जानकारों का ये जरूर कहना है कि इस पूरी घटना की वजह से अमेरिका का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उस स्टार्टअप इकोसिस्टम पर हमें बहुत ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो असर रहेगा इसे बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लिया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो हमारा अंतिम सवाल है वो ये है कि क्या इस पूरी घटना की वजह से भारत पर भी कोई असर हो सकता है। तो जाहिर तौर पर हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस पूरी घटना की वजह से भारतीय स्टार्टअप पर भी हमें इस पूरी बैंक की विफलता का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कई भारतीय स्टार्टअप्स ने भी अपना पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में जमा किया हुआ था। तो ऐसे में भारतीय स्टार्टअप्स पर भी इसका प्रभाव होगा। इसके अलावा भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम जो कि पहले से ही कैपिटल वेंचर जुटाने की एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, अगर ये बैंक विफल हो जाता है तो ऐसे में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के सामने पूंजी एकत्र करने की एक बड़ी समस्या सामने आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो सिलिकॉन वैली बैंक था इसने कई भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश किया हुआ था, जैसे कि ब्लूस्टोन, पेटीएम, 197 कम्युनिकेशन, इस तरह की जो तमाम कंपनियां हैं सिलिकॉन वैली बैंक ने इन कंपनियों में निवेश किया हुआ था। तो ऐसे में जब बैंक विफल हो जाएगा तो इन कंपनियों पर भी प्रभाव पड़ेगा और कुछ हद तक भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि ये प्रभाव इतना ज्यादा गंभीर स्तर पर नहीं रहने वाला है और जाहिर तौर पर सरकार इस प्रभाव को कम करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास जरूर कर रही है। तो ये तो भारत पर प्रभावों की बात हुई। अब अंत में एक सवाल पर बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है। आज का हमारा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताओं के प्रति भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की सुभेद्यता पर चर्चा करते हुए संबंध में उपायों का उल्लेख कीजिए। आपको 250 शब्दों में सवाल का जवाब लिखना है कि किस तरह से इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा सिस्टम है, पूरा जो मार्केट है, उसमें अनिश्चितता का प्रभाव जो भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम पर पड़ता है वो कितना हद तक पड़ता है और उस प्रभाव को कम करने के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। तो आपको इस सवाल का जवाब लिखना है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक को किस साल गठित किया गया था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपको इस पूरे वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो कमेंट सेक्शन है वहां पर पिन कमेंट में भी आपको इस पूरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये पूरे वीडियो की पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। साथ ही हमारे संस्थान द्वारा आपके लिए पीटी रिवीजन सीरीज का आयोजन भी किया जा रहा है, जो कि आपके लिए प्रीलिम्स 2023 के लिहाज से बहुत जरूरी साबित हो सकता है। तो इस सीरीज को देखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।